Hi everyone, Assalamu alaikum. I hope you guys are fine. So in this particular video we are going to cover our lecture number 3 and 4 of DBMS, that is CS403. So without wasting any time let's get started. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लेक्चर नंबर 3। यहाँ पे आप देखें कि फर्स्ट जो है हमारे पास वो डेटाबेस आर्किटेक्चर की बात हो रही है। अब अगर हम डेटाबेस आर्किटेक्चर की बात करें तो सबसे पहले अगर कोई भी डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई कंपनी है और उसमें आपने एक पूरा सिस्टम क्रिएट करना है डेटाबेस का, तो उसको स्टैंडर्डाइज करना यानी कि उसकी स्टैंडर्डाइजेशन, उसका कोई स्टैंडर्ड सेट करना, उसका कोई स्केल सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम अगर किसी ऑफिस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में या अपने किसी बिजनेस में जो है अगर कोई डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो वो सिर्फ वन एंड ओनली डेटाबेस नहीं होती जिसको हमने क्रिएट करना है और यूज़ करना है। हर आने वाले दिन में आपको नई से नई डेटाबेसेस या हर चीज़ के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग डेटाबेसेस क्रिएट करनी होती हैं। तो हम अगर हर बार कहेंगे हमें एग्जाम डिपार्टमेंट के लिए फॉर एग्जांपल एक डेटाबेस बनानी है तो हम स्क्रैच से अलग स्केल उसके लिए सेट करें, स्टैंडर्ड बनाएं। फिर हम कहेंगे अच्छा अब हमने रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए बनानी है तो अब अलग रूल सेट करो, फिर हर किसी के लिए अलग अलग। तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और फिर हमारे पास कंसिस्टेंसी भी मेंटेन नहीं रहती। तो इसलिए हम डेटाबेस सिस्टम की स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। इसकी मदद से क्या होता है कि हम जो है वो फ्यूचर में अच्छे से हमारा जो पूरा सिस्टम है वो ग्रो कर पाता है, ठीक है। और अगर कोई आपने स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बिल्ड किए तो उसको क्या होगा कि इट प्रोवाइड्स अस ईज़ ऑफ यूज़, यानी कि हमें कंपैरेटिवली आसान करना जो है वो मुश्किल यूज़ करना हमें आसान लगता है काफ़ी सारे फैक्टर्स में। कि आपने फॉर एग्जांपल किसी भी डिपार्टमेंट में अगर डेटाबेस अपनी क्रिएट करनी है तो सिंपल आपने उस टेम्पलेट में, उस मॉडल में अपनी वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है और एंड यू आर ऑल सेट, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अब ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक तो इसका ये फ़ायदा है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई नया सिस्टम बनाना है तो सिर्फ आपको स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है वो बनी बनाई टेम्पलेट के अकॉर्डिंग अपना डेटाबेस क्रिएट करना होगा, जो कंपैरेटिवली आसान है। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी सॉफ्टवेयर, ऐसा टूल जो है वो क्रिएट करना चाहती है जो एडिशनल सपोर्ट यानी कि एज एन एक्सटेंशन या एज एन एड ऑन काम करे, तो फिर भी ये एक आसान काम होगा। क्यों? क्योंकि आपको एक स्टैंडर्ड पहले से बिल्ट है और सिर्फ उसमें आपने थोड़ी सी एडेड फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। तो ये दो यानी कि दो फ़ायदे हैं किसके, डेटाबेस आर्किटेक्चर को स्टैंडर्डाइज करने के, ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगर वो कह रहे हैं कि आपके पास ऐसे सिस्टम्स क्रिएटेड हैं जिनमें जो है वो कोई आपने ऐसे स्टैंडर्ड यूज़ नहीं किया, तो क्या होगा कि उनको बिल्ड करना, उनको मॉडिफाई करना, उनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है और उसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स जो हैं वो लगानी पड़ेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई ऐसा सिस्टम स्टैंडर्ड भी बिल्ट हुआ हो तो उसका जो टेक्निकल स्टाफ है, जो उसकी आईटी टीम है, उसके लिए भी कंपैरेटिवली आसान होगा कि कल को कोई ग्लिच आ जाता है, कोई बग आ जाता है आपके सिस्टम में, तो उसको आइडेंटिफाई करना और उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता होगा कि एग्जैक्टली एक टेम्पलेट के अकॉर्डिंग सारा कुछ काम कर रहा है और अगर ये चीज़ नहीं चल रही तो हो सकता है कि इस पार्ट में इशू है। अगर आपने सब कुछ ऐसे स्क्रैच से रैंडम बनाया तो डेफिनेटली वहाँ पे किसी भी बग को, किसी भी इस तरह के फेलियर को आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल है और जब आइडेंटिफाई करना मुश्किल है तो डेफिनेटली उसको हैंडल करना तो जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि यहाँ पे जो है 1975 में डेटाबेस के स्टैंडर्ड्स को प्रपोज किया गया था, ठीक है। और उसके अलावा ये जितने भी स्टैंडर्ड्स थे वो वर्ल्ड वाइड जो है वो अडॉप्ट किए गए, क्या करने के लिए, डेटाबेस सिस्टम्स को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे अब सबसे पहले आपके पास आ जाता है 3 लेवल स्कीमा। अब 3 लेवल स्कीमा जो है वो क्या करता है कि आपको 3 लेवल्स प्रोवाइड करता है, 3 अलग अलग लेवल्स जिसपे अलग अलग टाइप्स ऑफ यूज़र्स एंड अलग अलग नंबर ऑफ यूज़र्स जो है वो इंटरेक्ट करेंगे आपके सिस्टम के साथ। तो यहाँ पे अब इसकी एग्जांपल दी हुई है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपके पास एक डेटाबेस ऐसी है फॉर एग्जांपल जिसमें आपके पास जो है वो डेट ऑफ बर्थ स्टोर्ड है और अब आपको एज कैलकुलेट करनी है। तो अगर आपने एग्जैक्टली स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो डेटाबेस बनाई हुई है जिसमें आपने डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली स्टोर की हुई है, उसका डेट, मंथ एंड ईयर, तो आपके लिए आसान होगा कि आप उसकी एज जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकें। इसी तरह अगर आपको एज पता है तो उससे डेट ऑफ बर्थ यानी कि बर्थ ईयर जो है वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है कि अगर एक जगह जो है वो एक तरह से चीज़ें स्टोर्ड हैं तो हम उसको डिफरेंट फॉर्मेट में दूसरी जगह पे आपको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हम वहाँ से फैच कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये जो 3 लेवल स्कीम है वो हमारे डेटा को डिफरेंट फॉर्मेट्स में एक्सेस करना अलाउ करता है, जैसे मैंने अभी आपको बर्थ डेट वाली एग्जांपल दी। अब इसका फ़ायदा ये है कि इससे हमारे इंटरनल सिस्टम्स की डिटेल्स हाइड हो जाती हैं, यानी कि इनकैप्सुलेशन हो जाती है। जब हम किसी भी इंटरनल सिस्टम की जितनी डिटेल्स को एंड यूज़र से हाइड करते हैं उसका उतना फ़ायदा होता है कि सिस्टम जो यूज़र होता है लाइक एज अ कस्टमर, एज अ क्लाइंट, वो उसकी निटी ग्रिटी में जाने के लिए, उसकी डिटेल्स में, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में जाने के बजाय अपने मेन
इनपुट आउटपुट पे जो है वो फोकस कर पाते हैं और वो ज़्यादा रिटेंशन रहती है ऑडियंस की, ठीक है। तो इंटरनल सिस्टम्स को हम जितना हाइड करें और जितना सिंपल अपना इंटरफेस रखें वो उतना ज़्यादा बेटर है आपके पूरे आर्किटेक्चर के लिए, आपके डेटाबेस सिस्टम के लिए। तो ये एक इसका फ़ायदा है 3 लेवल आर्किटेक्चर का, ठीक है। इसी तरह अब जो हमारे लाइक CS619 में जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उनमें या तो 3 लेवल 3 टियर आर्किटेक्चर होता है, या फिर इस तरह से जो भी मॉडल्स हम क्रिएट करते हैं उनमें 3 लेवल आर्किटेक्चर जो है वो इसलिए यूज़ होता है क्योंकि इसमें हम एंड यूज़र के लिए एक अलग बिल्कुल क्लीन एंड सिंपल इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। फिर एक एक बैक एंड होता है जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या एज अ प्रोग्रामर हम उसको मैनेज कर रहे होते हैं, और एक उनका यानी कि मिडल मैन होता है जो उन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवा रहा होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देखें इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। 3 लेवल आर्किटेक्चर में सबसे पहले आपके पास ये कुछ यूजर्स दिखाए गए हैं एक्सटर्नल लेवल पे, ठीक है। एक्सटर्नल लेवल पे अब ये यूजर्स हैं यानी कि एंड यूजर्स हैं जो आपकी ऐप को या आपके सिस्टम को, डेटाबेस सिस्टम को यूज़ करेंगे। अब उससे नीचे हम जाएँ तो आ जाता है कॉन्सेप्चुअल लेवल, देन हमारे पास है इंटरनल लेवल और फिर है फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जैसे यहाँ पे इंटरनल और फिजिकल डेटा को अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो मैच कर देते हैं कि हाँ ये शायद एक ही चीज़ है, लेकिन फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनल लेवल इनमें हेयर लाइन यानी कि बहुत बारीक सा डिफरेंस है जिसको हम अभी जाके जो है वो आगे देखेंगे। सबसे पहले वो कह रहा है कि जो स्कीमा होता है, स्कीमा, ये स्कीमा क्या है? इट इज़ द रेपोजिटरी यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेफिनेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर्स यूज्ड इन डेटाबेस। इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम एन एंटिटी टू द होल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब स्कीमा क्या होता है? स्कीमा कोई भी ऐसी कलेक्शन है, ऐसी रिपोजिटरी है जिसमें हम डेफिनेशंस को स्टोर करते हैं। किस चीज़ की डेफिनेशंस को? उन सारे स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशंस को जो आपने अपनी डेटाबेस में यूज़ की हैं। अब डेटाबेस क्या होती है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ पे फॉर द टाइमिंग आपको ये देखना है कि स्कीमा जो है वो कोई भी ऐसी कलेक्शन है, एक ऐसा स्टोर हाउस है जहाँ पे हम अपने स्ट्रक्चर में यूज़ की गई सारी डेफिनेशंस को स्टोर करते हैं, और ये डेफिनेशंस किसी एंटिटी से लेके पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती हैं, ठीक है। फिर इसी तरह डिफरेंट लेवल्स होते हैं आर्किटेक्चर के। यहाँ पे अब सबसे पहले जो है वो इंटरनल लेवल की बात हो रही है, ठीक है। इंटरनल लेवल में वो कह रहा है कि यहाँ पे सारी इनर डिटेल्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने डेटाबेस की इंटेंशन जो है वो डिफाइन करते हैं। अब इंटेंशन क्या होता है? इंटेंशन को अगर हम इंग्लिश में इसका मीनिंग देखें तो इंटेंशन मीन्स हमारी नीयत या समझ लें हमारा पर्पस, हमारा गोल। तो अब फॉर एग्जांपल अगर आपने डेटाबेस क्रिएट किया है तो डेफिनेटली वो आउट ऑफ नोवेयर के बस मैं बैठे मुझे दिल कर रहा था कि मैं डेटाबेस क्रिएट करूँ तो मैंने कर दी। डेफिनेटली ऐसा नहीं होता। कोई मेरी इंटेंशन होगी, कोई मेरा पर्पस होगा, कोई मुझे गोल अचीव करना होगा, उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक डेटाबेस क्रिएट की। तो ये जो इंटरनल लेवल की डिटेल्स होती हैं या जो इनर डिटेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? आपके डेटाबेस की इंटेंशन सेट करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक स्टूडेंट की डेटाबेस क्रिएट की है और मैं चाहती हूँ कि मुझे ये चेक करना है कि ये स्टूडेंट एलिजिबल है यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, या फॉर एग्जांपल CS619 में इनरोल होने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? मेरी ये इंटेंशन है, फिर मैं अपनी इंटेंशन के अकॉर्डिंग अपनी इनर डिटेल्स को सेट करूँगी। लाइक मैं देखूँगी कि अच्छा उसका CGPA फॉर एग्जांपल 2.5 से अबव जा रहा है, उसने इतने क्रेडिट आवर्स अचीव कर लिए, या फिर वो 7th सेमेस्टर में है या नहीं है, या फिर उसने सॉफ्टवेयर की जो इंटर्नशिप है सॉफ्टवेयर हाउस की वो तो नहीं ज्वाइन की, क्योंकि एक एट द सेम टाइम हम 2 चीज़ें नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो इस तरह की जो इनर डिटेल्स हैं वो मेरी इंटेंशन से डिसाइड हुई। तो कहने का मकसद है कि जो इंटरनल लेवल होता है आपकी डेटाबेस आर्किटेक्चर में वो इनर डिटेल्स को इम्प्लीमेंट करता है, और कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि वो आपके डेटाबेस की इंटेंशन को डिफाइन करता है, ठीक है। उसके बाद अब हमने स्कीमा तो देख लिया था कि एक रेपोजिटरी है। अब अगर हम देखें कि इंटरनल स्कीमा या इंटरनल व्यू क्या होता है, ये आपके स्ट्रक्चर को यानी कि डेटा के स्ट्रक्चर को जो है वो डिफाइन करता है कि अगर स्टूडेंट एंटिटी मैंने बनाई CS619 कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करने के लिए, तो उसमें मैं देखूंगी लाइक स्ट्रक्चर में होगा कि एक मुझे CGPA देखना है, उसमें मैं इफ एल्स लूप लगा दूंगी कि इफ CGPA इज़ ग्रेटर देन 2.50 देन प्रिंट यस एंड नो, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट मैंने डेटाबेस उसका क्रिएट किया है तो मुझे उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट सेट करने हैं, जैसे इसमें CGPA एक एट्रीब्यूट है, फिर नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स एक एट्रीब्यूट होगा, इसी तरह सेमेस्टर नंबर एक एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो मतलब इस तरह की सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें इंटेंशन का बताया जा रहा है कि इंटेंशन किसी भी डेटाबेस की तकरीबन परमानेंट ही होती है, क्योंकि हम जब एक बार डेटाबेस को क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो हम परमानेंटली कर रहे होते हैं। लाइक अगर अब मैं जो मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में कह रही थी कि जब आपको कोई भी इस तरह से काम जो है वो स्टार्ट करना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स पहले आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो जब रिक्वायरमेंट्स आपकी जितनी क्लियर होंगी उतनी इंटेंशंस आपकी परमानेंट रहेंगी, और डेफिनेटली अगर कल को आपको इंटेंशन में कोई चेंज करना भी पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक, प्रॉब्लमेटिक और टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। तो इंटेंशन आमतौर पे क्या होती है? परमानेंट ही होती है। क्यों? क्योंकि जब हम डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं रही जिसको हमने लिखना था यानी कि लिखना ज़रूरी था और हमने फिर भी उसको मेंशन नहीं किया, ठीक हो गया।
फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन जो है वो इंटेंशन की बेसिस पे क्रिएट की जाती है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम पॉपुलेट करते हैं अपने डेटा को। फॉर एग्जांपल इंटेंशन में मैंने कहा कि हाँ मुझे CGPA, सेमेस्टर नंबर, नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स, इस तरह की चीज़ें जो है वो नोट करनी है। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं एक्सटेंशन में जो है वो उन चीज़ों को पॉपुलेट करूँगी, लाइक मैं उसमें एग्जांपल्स या इंस्टेंसेस क्रिएट करके उसमें वैल्यूज़ जो हैं वो सेट कर दूँगी। तो जब एक बार हम डेटाबेस को डिफाइन कर लेते हैं तो फिर उसमें हम डेटा पॉपुलेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, एंड दिस इज़ व्हाट एक्सटेंशन बेसिकली लुक्स लाइक। अच्छा जी, ये तो हो गया इंटेंशन और एक्सटेंशन का। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर हम अपने डेटाबेस आर्किटेक्चर, अपने 3 टियर आर्किटेक्चर के डिफरेंट लेवल्स पे कोई चेंज जो है वो अप्लाई करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि अगर तो हम डिफरेंट लेवल्स पे चेंज कर रहे हैं तो डेफिनेटली यूज़र्स की जो अटेंशन है वो हमें अलग तरह से चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सटेंशन में, यानी कि अब स्टूडेंट की मैंने डेटाबेस क्रिएट की थी और उसकी एक्सटेंशन में मुझे चेंज करना है, यानी कि एक्सटेंशन मीन्स के फॉर एग्जांपल स्टूडेंट में उसका नेम, उसका सेमेस्टर नंबर एंड देन उसकी CGPA। तो अगर मैं उसमें फॉर एग्जांपल अपनी वैल्यू सेट करूँ कि हाँ सेमेस्टर नंबर 8 है या जो भी, और इस तरह से CGPA वगैरह अगर मैं सेट करूँ तो वो मेरी एक्सटेंशन है। अब मुझे कल को रियलाइज़ हो कि अच्छा मैंने इतनी CGPA की थी लेकिन कुछ पॉइंट्स मेरे उसमें से कम ज़्यादा थे, तो क्या होगा कि अगर डेटाबेस में उस लेवल पे चेंज करना पड़े, एक्सटेंशन लेवल पे, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक यूज़र उससे इफेक्ट होगा, एक आपकी डेटा की इंस्टेंस या एक एग्जांपल जो है वो इफेक्ट होगी। लेकिन अगर मैं इंटेंशन ही चेंज करूँ, मैं कहूँ कि नहीं मुझे CGPA तो देखनी ही नहीं थी, मुझे इसकी परसेंटेज पहले कैलकुलेट करके बताओ, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको पूरा एक लॉजिक, आपको बैकएंड का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए डिफरेंट लेवल्स पे जब हम चेंज अप्लाई करते हैं तो उसका इफेक्ट चेंज होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इंटेंशन में अगर कोई मिसहैप हो जाता है, कोई फेलियर या इस तरह का कुछ पावर का इशू हो जाता है, यानी कि पावर लॉस का इशू हो जाता है, तो क्या होगा कि आपका सारा डेटा लॉस भी हो जाएगा क्योंकि इंटेंशन में चेंज आ रहा होगा, आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट रहेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है एक्सटर्नल व्यू। एक्सटर्नल, एक तो था इंटरनल व्यू जो भी हमने देखा, फिर एक्सटर्नल व्यू या एक्सटर्नल लेवल या एक्सटर्नल स्कीमा, एक्सटर्नल मॉडल, ये एक ऐसा लेवल है जो एक एंड यूज़र के लेवल को एक्सप्लिसिटली यानी कि क्लियरली जो है वो डिफाइन करता है और उसका डेटा जो वो प्रेजेंट करता है इस फॉर्म में जिसमें यूज़र्स को चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि एज अ डेवलपर हमारी ये कोशिश होती है कि हम जो है वो एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को और उसकी विशेज़ और डिमांड्स को अपनी नज़र में रखते हुए ही कोई अपनी ऐप जो है वो क्रिएट करें, अपना मॉडल जो है वो सेट करें। तो जो एक्सटर्नल व्यू है वो एग्जैक्टली उसी फॉर्म में जो है वो डेटा को शो करता है जो यूज़र को चाहिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल व्यू को 2 बेसिक पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के किस सेक्शन या किस डिपार्टमेंट को वो चीज़ चाहिए। फिर उसके बाद जो यूज़र्स हैं उनकी नेचर ऑफ जॉब क्या आया कि वो अगर HR डिपार्टमेंट है तो उसकी अलग तरह की नीड्स होंगी, अगर वो डेवलपर्स हैं उनकी अलग तरह की होगी। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है तो उसका अलग होगा वगैरह वगैरह। फिर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो एक्सटर्नल लेवल है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि एक ऐप को लाइक अब व्हाट्सएप है, ये ऐप लाइक साइमल्टेनियसली एक टाइम पे कितने सारे यूज़र्स जो हैं वो मिलियंस के अमाउंट में, मिलियंस के नंबर में जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो एक्सटर्नल लेवल पे बहुत सारे यूज़र्स जो हैं वो एग्जैक्टली आपकी ऐप को सेम टाइम पे जो है वो फैच कर रहे होते हैं, वहाँ से रिक्वेस्ट अपनी फैच कर रहे होते हैं, अपने डेटा को रिट्रीव कर रहे होते हैं। तो किसी भी अच्छे आर्किटेक्चर की ये निशानी है कि वो ये मेक श्योर करेगा कि वो कंसिस्टेंट रहे और उसका सिस्टम इतना रोबस्ट हो, स्केलेबल हो कि उसमें जितने ज़्यादा बेशक यूज़र्स जो हैं वो आएँ वो इजीली जो है वो उनको केटर कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद जो एक्सटर्नल व्यूज़ हैं ये इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं अगर हमें जो है वो डेटाबेस में ऐसे डेटा को स्टोर नहीं बेशक करना, लेकिन हमें उसको बाहर से दिखाना है यूज़र को। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा एक केस हो सकता है कि जहाँ पे जो है आपकी डेटाबेस में कस्टमर्स का फ़ोन नंबर जो है वो स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर उस डेटाबेस में फ़ोन नंबर्स को स्टोर किया गया, लेकिन फॉर एग्जांपल हम किसी पर्सन को कांटेक्ट करने लग गए हैं और हमें उस टाइम पे पता चला कि उसके फ़ोन नंबर में जो एरिया कोड है वो शो नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे कि अगर हमने अपनी डेटाबेस में उस यूज़र की सिटी ID या उसका एरिया वगैरह मेंशन करवाया होगा, फिल करवाया होगा, तो वहाँ एरिया से उस स्पेसिफिक सिटी ID से हम उसका फ़ोन नंबर का जो कोड है, कंट्री कोड या सिटी कोड, एरिया कोड, वो ईजिली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या है कि एक्सटर्नल व्यूज़ हमारे लिए इसलिए हेल्पफुल होते हैं कि अगर कोई चीज़ आपके डेटाबेस में नहीं भी है स्टोर तो हम उसको एक्सटर्नली जो है वो व्यू कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इसी तरह एक और सिचुएशन दी है तो इसको आपने जो है वो रीड कर लेना है। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे और क्या इन्होंने चीज़ें बताई हैं कि आपका जो सिस्टम है वो स्केलेबल होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जैसे जैसे सिस्टम ग्रो करता है तो जो यूज़र के व्यूज़ हैं, लाइक नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो हैं वो भी चेंज हो सकते हैं।
ठीक है। तो आपका सिस्टम जो है वो इतना रोबस्ट होना चाहिए, इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो इतने सारे लोगों की जो सारे वो चेंजेस कर रहे हैं, जो भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं बाद में, उन सबको जो है वो इजीली कैटर कर सके और उसकी इंटरनल डिटेल्स, उसका इंटरनल लॉजिक जो है वो भी चेंज ना करना पड़े। यहाँ पे जैसे देखें, अब आपको दो लेयर्स दिखाई हैं, एक आपके पास लोअर लेयर है एंड देन यू हैव एन एक्सटर्नल लेयर। यहाँ पे आप देखें वही डेटाबेस है, लेकिन लाइक लोअर लेवल पे जो है वही डेटाबेस क्रिएटेड है, लेकिन एक्सटर्नल लेवल पे, एक्सटर्नल व्यू में हम उसको दो डिफरेंट तरह से शो कर रहे हैं। यहाँ पे देखें डेट ऑफ बर्थ जो है वो शो की गई है, और दूसरा वर्कर्स डिपार्टमेंट में या इस टेबल में आपको जो है वो डेट ऑफ बर्थ से अब करंट डेट की हेल्प से जो है वो एज कैलकुलेट करके एग्जैक्ट बताई है कि हाँ इतने ईयर्स एंड इतने डेज। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि एक आपने डेटाबेस बना लिया, एक्सटर्नली हम इंटरनल डिटेल्स को, इंटरनल लेवल की डिटेल्स को चेंज किए बगैर, मॉडिफाई किए बगैर अपने फाइनल डेटा में जो है वो, यानी कि एक्सटर्नल डेटा में चेंजेस कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि हम ये मैपिंग कर रहे हैं एक्सटर्नल और लोअर लेयर्स के दरम्यान में। ठीक है, फिर आ जाता है लाइक एक्सटर्नल लेवल या एक्सटर्नल व्यू के बाद एक आ जाता है कॉन्सेप्चुअल लेवल या कॉन्सेप्चुअल व्यू, लॉजिकल व्यू। अब नाम से पता चल रहा है कि ये किसी भी डेटाबेस का कॉन्सेप्ट या लॉजिक जो है वो क्रिएट करता है। यानी कि इस लेवल ऑफ डेटाबेस में, इस आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जितने भी आपके पास जो हैं वो रूल्स हैं या इंफॉर्मेशन है आपके डेटा की, टाइप ऑफ द डेटा, उसका जो स्ट्रक्चर है, फिर किस तरह का डेटा स्टोर करना है, उसकी क्या क्या डेफिनेशन एंड ऑल दैट स्टफ, ये सारी चीज़ें हम कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल व्यू में जो है वो स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये अब हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि आपके डेटा की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, यानी कि एक आपको फुली फ्लेज्ड जो है वो पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किया हुआ है कि हाँ हमारे डेटाबेस में जो डेटा होगा वो इस डेटा टाइप का होगा, और ये चीज़ें उसको डिस्क्राइब करेंगी, ये रूल सेट इस पर करने हैं, ये कंस्ट्रेंट्स होंगे, ये इन्फॉर्मेशन होगी वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद इसीलिए हम कहते हैं कि जो कॉन्सेप्चुअल व्यू होता है वो इन शॉर्ट आपकी जो डेटाबेस है उसका कम्युनिटी व्यू होता है, यानी कि वो आपको ओवरऑल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा, एक पिक्चर आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि हाँ मेरा डेटाबेस जो है वो इस तरह का इट लुक्स लाइक दैट, और ये सारी चीज़ें इसमें जो है वो इंक्लूडेड हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्या इन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं कि कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जो है वो करता वगैरह क्या है। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये डेफिनेशंस वगैरह को स्टोर करता है, फिर डेटा की कोई टाइप्स, उसकी लाइक इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग एक्सेट्रा, और इस तरह उसके कंस्ट्रेंट्स, कोई लिमिटेशन हैं, फॉर एग्जांपल एज पे कोई आपने कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है या फिर CGPA पे कोई लगाया हुआ है। फिर उसके अलावा कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जो है वो ऑथराइजेशन और रोल एक्सेस जो है वो डिफाइन कर रहा होता है, वो बताता है कि किस पर्सन को, किस यूज़र को किस लेवल की जो है वो एक्सेस होगी और किसकी नहीं होगी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जो है वो आपके डेटाबेस की इंटेंशन भी डिस्क्राइब करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटेंशन और एक्सटेंशन को जब हम लाइक क्लियरली उसको आइडेंटिफाई करके आए हैं, तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्योंकि कहीं ना कहीं बैक एंड पे, लॉजिकल एंड पे काम कर रहा होता है, तो ये आपकी डेटाबेस की इंटेंशन को डिफाइन करता है। ठीक हो गया। यहाँ पे आप जैसे देखें कि ये आपके पास एक्सटर्नल लेयर है और ये कॉन्सेप्चुअल। अब कॉन्सेप्चुअल में तो डेट ऑफ बर्थ स्टोर्ड है, लेकिन यहाँ पे इसने आपको एज कैलकुलेट करके दे दी। तो इससे हमें क्या पता चला कि कॉन्सेप्चुअल लेवल की डिटेल्स को छेड़े बगैर, उसको मॉडिफाई या उसमें कोई चेंज लाए बगैर, हम एक्सटर्नल लेवल पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र्स को डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन डिफरेंट फॉर्मेट्स में जो है वो शो करवा सकते हैं, और इसको ही हम बोलते हैं कि ये मैपिंग हो रही है एक्सटर्नल एंड कॉन्सेप्चुअल लेयर्स के दरमियान। ठीक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे यही सारा कॉन्सेप्चुअल और एक्सटर्नल का आपस में इंटर रिलेशनशिप बताया हुआ है, इसको आपने जो है वो एक बार रीड कर लेना है। यही है जो मैंने अभी आपको बोल के बताया। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं लेक्चर नंबर 4 पे। यहाँ पे देखें हम इंटरनल स्कीमा की बात करेंगे, फिर डेटा इंडिपेंडेंस की, और फिर हम देखेंगे कि DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके डिफरेंट फैसेट्स, उसके डिफरेंट फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहले अगर अब हम इंटरनल या फिज़िकल व्यू की बात करें, इंटरनल या फिज़िकल स्कीमा की बात करें, तो ये डेटाबेस आर्किटेक्चर का वो लेवल होता है जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपका जो स्टोरेज मीडिया है, जहाँ पे आप, यानी कि जो भी मीडियम है जहाँ पे आपके डेटाबेस और उसके यूज़र्स का और उसकी डिफरेंट फंक्शंस का डेटा स्टोर हो रहा है, उसको कैसे स्टोर रखना है, मिनिमम स्पेस को यूज़ करके हमने कितना अपना मैक्सिमम डेटा कैसे स्टोर करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरनल व्यू जो है वो कंट्रोल करता है। इसी तरह वो ये भी कंट्रोल करता है कि हमने अपने डेटा को किसी ऐसे फॉर्मेट में रखना है कि उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इजीली जो है वो रीड कर सके। ठीक है, अब इंटरनल व्यू और फिजिकल व्यू, इन दोनों में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइक आमतौर पे हम इसको सिंगल लेयर DBMS की कंसिडर करते हैं, लेकिन इसमें थिन लाइन डिफरेंस है। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे देखें
यहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा ऊपर, पहले आपको एग्जांपल की हेल्प से बताया हुआ है कि इनमें क्या डिफरेंस है। और यहाँ पे देखें कि इंटरनल लेवल और एक्सटर्नल लेवल, इन दोनों में ये बाउंड्री है, लाइक ये डिमार्केटेड बाउंड्री है, ये इन दोनों में डिफरेंस है कि जो इंटरनल लेवल होता है उसमें हमारी कोशिश होती है कि जो हमने स्कीमा में डेफिनेशंस को डिफाइन किया है, तो जब हम अपना डेटा पॉपुलेट करें, फीड करें उसमें, तो एग्जैक्टली स्कीमा की डिफाइंड चीज़ों के अकॉर्डिंग हम इंटरनल लेवल को जो है वो रखते हैं। यानी कि इंटरनल लेवल में हम जो भी रिकॉर्ड्स डिफाइन करते हैं वो बिल्कुल स्कीमा की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग उनकी करस्पॉन्डेंस में बिल्कुल उसके सिमिलर रखते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल लेवल होता है, लाइक यहाँ पे जो है फिजिकल लेवल, उसमें हम इस चीज़ का ऐसा इतना डिफरेंस नहीं रखते, इसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं फॉलो होते। इसमें हम देखते हैं कि हमने जो है वो बस यूज़र को कैसे शो करवाना है, ठीक है। तो इंटरनल लेवल में एग्जैक्टली स्कीमा की डेफिनेशंस और उसके रूल्स और उसके कंस्ट्रेंट्स का ख्याल रखा जाता है। फिजिकल लेवल में इस चीज़ की इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, इसमें बस आपने जो है वो अपने डेटा को फीड करना है और बस ये हमारा होता है कि हमने इसको जो है वो नेक्स्ट लेवल पे कैसे ट्रांसपोर्ट करना है और इसको हैंडल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने करना है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। फिर अब ये जो इंटर स्कीमा मैकेनिज़्म है, यानी कि मैपिंग है, ये एक ऐसी मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए से हम किसी एक लेवल के रिकॉर्ड्स को या डेटा को दूसरे लेवल के डेटा या रिकॉर्ड्स पे जो है वो मैप कर सकते हैं, यानी कि उसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको एसोसिएट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं inter-schema mapping, the mechanism through which the records or data at one level is related to the changed format of the same data at another level is known as mapping। अब यहाँ पे देखें कि ये दो तरह की है। सबसे पहले आपको बताया एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग और फिर एक होगी कॉन्सेप्चुअल एक्सटर्नल मैपिंग। फॉर एग्जांपल, तो एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग को यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये भी एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग है। एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग जो है ये ऐसी मैपिंग है कि जब हम एक्सटर्नल लेवल के डेटा को मैप करें और उसको लिंक करें कॉन्सेप्चुअल लेवल की के डेटा से या उसके रिकॉर्ड से, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक आपके पास आ जाता है कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग। इसमें आपने देखना है कि कॉन्सेप्चुअल लेवल के डेटा को अगर हम जो है वो रिलेट करें या मैप करें या लिंक करें इंटरनल लेवल के डेटा से, तो इसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग। यानी कि इस तरह स्लैश में जो आपके पास एक आएगा कि एक्सटर्नल लेवल की मैपिंग एंड देन स्लैश, इसका मतलब है कि इसको हम लिंक कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं नेक्स्ट कौन सा कॉन्सेप्चुअल लेवल की मैपिंग से, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया हुआ। फिर उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि इस फिगर में हमें पता चल रहा है कि भाई मैपिंग या कनेक्टिविटी जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे जो है वो परफॉर्म की जाती है, ठीक हो गया। और उसके अलावा यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि इंटरनल लेयर और फिजिकल लेयर आपस में बिल्कुल मिंगल्ड नहीं है, मिक्स नहीं है, दे रिजाइडेड डिफरेंट लेवल्स इन द आर्किटेक्चर। यहाँ पे देखें डिफरेंट टीयर्स हैं इसके, डिफरेंट आर्किटेक्ट वो लाइक इसके डिफरेंट स्टेटस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल लेवल और फिजिकल डेटा का भी डिफरेंस बताया हुआ है कि एज इट इज़ ये नहीं है, इनमें जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है और वो क्या है ये मैंने आपको अभी बता दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें ये चीज़ें जो हैं वो आपको बताई हैं। एक होता है ब्लॉक हेडर एंड देन यू हैव अ रिकॉर्ड हेडर। अब जो रिकॉर्ड हेडर होता है समझ लें वो किसी एक स्पेसिफिक रो के लिए है। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है यहाँ पे राना असलम और फिर उसकी ये जो भी डेट लिखी हुई है, फिर उसके बाद अब ये देखें मुझे कैसे पता चलेगा ये डेटा है मेरे पास, लेकिन जब मैंने इसकी कॉलम नेम रीड किया तो मुझे पता ये अब इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। लाइक यहाँ से अगर मुझे देख के नहीं पता चल रहा था कि ये 5 क्या है, तो अब ये क्योंकि इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया, अब ये डिपार्टमेंट नंबर है, ठीक है। इसी तरह ये नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स है, फिर इसी तरह यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ है और फिर ये D001 जो है ये डिपार्टमेंट आईडी है। तो ये एक रो है, यानी कि राना असलम और ये जो भी एक एंटिटी का जब हम एक रिकॉर्ड एक फील्ड जब सेट करते हैं तो ये दिस इज़ अ सिंगल एंटिटी या दिस इज़ अ सिंगल रिकॉर्ड, इसलिए इसको हम कहेंगे हमने रिकॉर्ड हेडर में इंफॉर्मेशन स्टोर किया। लेकिन ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स या ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड हेडर्स मिलके जो है वो एक ब्लॉक हेडर बनाते हैं, यानी कि एक ब्लॉक काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स का जो है वो मिलकर बना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद डेटा इंडिपेंडेंस की बात करें तो ये जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपके पास जो है डेटा इंडिपेंडेंस डेटाबेस सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था उसमें प्रोग्राम और डेटा देवर इंटरलिंक्ड, देवर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। लेकिन जो डेटाबेस सिस्टम्स हैं दे प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस और ये इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, ठीक है। उसके अलावा ये जो 3 लेवल आर्किटेक्चर है ये आपको जो है वो डेटा इंडिपेंडेंस हमें खुद से उसमें इंटीग्रेट नहीं करनी पड़ती, इट इज़ ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस इनटू द सिस्टम। जब लाइक वंस वी ऑप्ट फॉर द डेटाबेस सिस्टम या वंस वी गो फॉर द डेटाबेस सिस्टम कि एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ हमें डेटाबेस सिस्टम ही अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करना है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो फीचर है उसका बिल्ट इन डेटा इंडिपेंडेंस का वो उसमें समझ लें इम्पोर्ट होकर आ जाएगा, ठीक हो गया।
इसी तरह से यहाँ पे जो है वो कह रहा है कि जो डेटा इंडिपेंडेंस है ये 3 लेवल आर्किटेक्चर में हमें इसलिए अचीव होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और एक बार हमने जो है वो चीज़ें हमने डेटाबेस फॉर एग्जांपल सेट कर दी तो हमें बाद में उसमें कोई चेंज करने भी हैं तो हम सिर्फ एक्सटर्नल लेवल पे करेंगे, और हमें बार बार जो है वो उनको इंटरऑपरेबल बनाने के लिए उनको आपस में कंपैटिबल करने के लिए बार बार हर लेवल पे जाके डिटेल्स को सेट नहीं करना होगा। ठीक है, डेटा और प्रोग्राम्स ये आपस में बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ 3 लेवल आर्किटेक्चर। फिर उसके बाद यहाँ पे अब अगर हम बात करें कि किन 2 तरह की डेटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है तो फर्दर वो भी है कि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड देन यू हैव फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि जो आपका कॉन्सेप्चुअल मॉडल है वहाँ पे आपको इंडिपेंडेंस लाइक प्रोवाइड की जाती है कि आपको एक्सटर्नल लेवल पे जो मर्जी भी चेंज आ रहे हैं वहाँ से आपका इंटरनल सिस्टम या लॉजिकल सिस्टम या बैक एंड जो है वो बिल्कुल इम्यून होता है, यानी कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि एक्सटर्नल लेवल में क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्या नहीं हो रहे। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं जो ट्रांसपेरेंटली हम उनको चेंज लाइक ला सकते हैं अपनी उसमें। आपने कोई डेटाबेस में फाइल ऐड करनी है या किसी फाइल में कोई नया फील्ड या कॉलम ऐड करना है, या फिर आपने कोई इंट को स्ट्रिंग में या स्ट्रिंग को इंट में फॉर एग्जांपल उसकी टाइप कन्वर्ट करनी है किसी फील्ड की, तो ये इस तरह के चेंजेस हैं जो ट्रांसपेरेंटली हम कर सकते हैं कंप्लीट, और इससे ऐसा कोई मेजर ब्रेकडाउन नहीं आएगा आपके डेटा में। लेकिन इसी तरह के दिखने वाले कुछ और चेंज ऐसे होते हैं जिसमें जो आपके लिए कल को प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स जो है वो कॉज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई फाइल डिलीट करनी है तो हो सकता है कि आप फाइल डिलीट करें और आपके बैकएंड पे जो है वो लाइक उसकी इंटेंशन में से वो डिलीट हो जाए। तो इसलिए अगर आपको बेशक चेंज भी करना है तो आप कहें कि नहीं मैंने तो अब डेटाबेस सिस्टम क्रिएट कर लिया तो अब मैं जो मर्जी भी चेंज करूँ मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, डेटा इंडिपेंडेंस है अब और मैं बस जो मेरा दिल कर रहा है मैं कर लूँ। ऐसे नहीं होता। जब आपको अगर आपने डेटाबेस सिस्टम में इंटीग्रेट किया हुआ है इवन देन यू नीड टू वरी अबाउट कि आपको किस टाइप का चेंज आपको करना है, एंड इवन यू आर अलाउड टू डू दैट पर्टिकुलर चेंज और नॉट। तो अब अगर आपके पास ये 3 चेंजेस हैं दे आर सेफ टू डू। ठीक है, जैसे अगर आपने डेटाबेस में फाइल ऐड करनी है या फिर आपने अपनी फाइल में कोई पर्टिकुलर फील्ड ऐड करना है या फिर आपने किसी पर्टिकुलर फील्ड की अपनी डेटा टाइप को फॉर एग्जांपल चेंज करना है, ये तो ठीक है, दे आर ओके टू बी डन। बट अगर आप कहें कि नहीं मैंने तो कोई फील्ड ही डिलीट करना है या उस डेटाबेस में से कोई फाइल डिलीट करनी है, देन यहाँ पे जो है वो ये समझ लें कि अलाउड नहीं है या सेफ नहीं है। हो तो जाएगा लेकिन फिर इससे क्या होगा कि सीरियसली आपके उसमें जो है वो हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन या आपका जो भी वेब प्रोग्राम है वो बाद में चले ही ना, रन ही ना करे। ठीक है, तो हमें अपनी ऐप को वर्किंग कंडीशन में तो रखना होता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप देखें कि हाँ मैं किस तरह का जो है वो चेंज करना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद इसी तरह से फिजिकल लेवल इंडिपेंडेंस है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है। ये वो टाइप ऑफ डिपेंडेंस है जो आपके कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल लेवल से ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करती है। ठीक है, यानी कि आपके इंटरनल लेवल में अगर कोई चेंजेस हैं तो उससे जो है वो कॉन्सेप्चुअल लेवल को फर्क ना पड़े। जैसे अब हमने लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में क्या देखा कि आपके पास जो है वो कॉन्सेप्चुअल और फिजिकल आपस में इंडिपेंडेंट है, और यहाँ फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में हमने क्या देखा कि इंटरनल और कॉन्सेप्चुअल आपस में जो है वो इंडिपेंडेंट है। इसी तरह लास्ट में आपके पास आ जाता है कि डेटाबेस के क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इनका ये यहाँ पे डेफिनेशन है और आगे एक एक करके इन्होंने जो है वो बताया हुआ है। तो सबसे पहले ये जो भी सारे फंक्शंस हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के वो 2 लेवल्स पे होते हैं, एक तो यूजर्स के लेवल पे एंड देन डेटा के। यूज़र्स के जो लोग आपकी ऐप से आपके प्रोजेक्ट से इंटरेक्ट कर रहे हैं उनका, और दूसरा डेटा जो वो डेटा उसमें फीड कर रहे हैं, जो डेटा वहाँ से रिट्रीव कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं, उन सब की मैनेजमेंट। तो ये 2 इसमें मेजर चीज़ें हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ जो हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की है। सबसे पहले डेटा को प्रोसेस करना। अब जब मैंने कहा कि डेटा को प्रोसेस करना तो यहाँ पे बेसिक क्रेड ऑपरेशंस भी आ जाते हैं, जैसे डेटा को क्रिएट करना, उसको अपडेट डिलीट, फिर इस तरह डेटा की अरेंजमेंट, फिर वहाँ पे यूज़र्स की रोल एक्सेस वगैरह वगैरह। तो ये सारी आ जाती है डेटाबेस एक्सेस में। फिर यूज़र एसेसिबल कैटलॉग। अब ये रीड आउट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कैटलॉग होता क्या है। कैटलॉग कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर करता है। अब वो सारी इन्फॉर्मेशन कौन सी है, वो आपके स्कीमा की इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, यानी कि कौन सी डेफिनेशन हैं, कौन से रूल्स हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है वो हो सकती हैं। अब वो आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है कि आपने यूज़र से किस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो लेनी है और फिर कौन कौन सी स्टोर करवानी है एंड ऑल दैट। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक अहम टास्क ये होता है कि वो कैटलॉग पे एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि यूज़र भी देख सके कि उसका क्या डेटा किस वे में यूज़ हो रहा है या स्टोर हो रहा है। फिर उसके बाद आ जाता है ट्रांजैक्शन सपोर्ट। ट्रांजैक्शन सपोर्ट में क्या होगा, ट्रांजैक्शन कोई भी एक ऐसा एक्शन होता है जो कोई अपने आपके डेटा पे काम करने के लिए, कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम एटीएम से ट्रांजैक्शंस करवाते हैं तो ख़ास किसी एक लेवल पे जो है हम अपने अकाउंट में, अपने बैंक बैलेंस में जो है वो चेंज ला रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो DBMS है यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी आपके उसको ट्रांजैक्शन की सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है।
फिर आ जाता है कंकरेंसी सपोर्ट, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कंकरेंसी में क्या होता है, कंकरेंसी में कि मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स कैन एक्सेस योर ऐप एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम योर ऐप साइमल्टेनियसली, लाइक सेम टाइम पे अगर एक से ज़्यादा यानी कि बहुत सारी अगर एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो ऐप ये ना कहे कि नहीं अब मैं थक गई हूँ, 2 बंदे पहले ही काम कर रहे हैं तो अब मज़ीद जो है वो मैं सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकती। सो दिस शुड नॉट बी द गोल ऑफ डेटाबेस सिस्टम। तो आपका जो सिस्टम है उसको कंकरेंसी जो है वो प्रोवाइड करनी ही चाहिए ताकि हमारा सिस्टम जो है वो स्केलेबल भी रहे और ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन का लॉस भी जो है वो ना हो। इसी तरह अगर कोई बैकअप या फेलियर बैकअप हमें करना पड़े किसी फेलियर सिचुएशन में या आपका सिस्टम जो है वो कहीं पे स्टॉप हो जाता है तो रिकवरी सर्विसेज होनी चाहिए ताकि कम टाइम में आपका डेटा प्रोग्राम या ऐप जो है वो फंक्शनल हो सके दोबारा और कम से कम जो है वो डेटा आपका लॉस हो। ठीक हो गया। फिर आ जाता है ऑथराइजेशन सर्विसेज कि अगर कोई यूज़र जो है वो लॉगिन कर रहा है तो पहले ये आइडेंटिफाई करना कि ही और शी इज़ अलाउड टू डू दैट पर्टिकुलर लॉगिन और नॉट, कि वो उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, आया वो उसका रोल है भी या नहीं है, और वो उस पूरे स्टैंडर्ड्स को या क्राइटेरिया को मीट करता है या नहीं। तो ये सारी ऑथराइजेशन सर्विसेज जो हैं वो ज़रूरी हैं। इससे इन्फॉर्मेशन लाइक आपके पूरे सिस्टम में सिक्योरिटी होल्स जो हैं वो होने से बच जाते हैं, कोई डेटा ब्रीच नहीं होता, कोई इन्फॉर्मेशन का जो है वो नहीं होता आपके पास, लाइक इन्फॉर्मेशन आपकी लीक नहीं होती वगैरह वगैरह। फिर आ जाता है कि डेटा कम्युनिकेशन की सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए कि विद इन द कंट्री या अक्रॉस द बॉर्डर आपने एक चीज़ को डिफरेंट कंट्रीज़ में अगर स्प्रेड करवाना है तो आपका सिस्टम इस चीज़ के कैपेबल है या नहीं है। फिर उसके बाद इंटेग्रिटी सर्विसेज। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को उसकी ओरिजिनलिटी या उसकी ट्रुथ स्टेट में, उसकी ट्रुथ कंडीशन में, ट्रुथ वैल्यू में मेंटेन रखना। तो एक DBMS का ये मेन फंक्शन होना चाहिए या होता है कि उसने अपने सिस्टम की, अपने डेटाबेस की इंटेग्रिटी को जो है वो मेंटेन रखना होता है ताकि सेम इन्फॉर्मेशन जो है वो सेम कमांड से जो है वो रिट्रीव हो सके, यानी कि हर यूज़र को अलग अलग कुछ दिख रहा है। फिर उसके बाद जो DBMS होता है उसमें कुछ होते हैं सिंगल यूज़र्स एंड देन यू हैव मल्टी यूज़र्स। सिंगल यूज़र डेटाबेस ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो एक टाइम पे एक ही यूज़र को एक्सेस अपने डेटाबेस की प्रोवाइड करवाता है, और मल्टी यूज़र में क्या होता है कि मल्टीपल नंबर ऑफ यूज़र्स यानी कि काफ़ी सारे नंबर ऑफ यूज़र्स सेम टाइम पे आपके डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। अब मल्टी यूज़र की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है टेली प्रोसेसिंग, जो सबसे ज़्यादा ऑब्सोलीट है यानी कि अब रोल आउट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होता था कि काफ़ी सारे यूज़र्स जो हैं वो पहले एक सेंट्रल कंप्यूटर का रिक्वेस्ट भेजते थे और फिर ये सारी रिक्वेस्ट जो है वो सेंट्रल कंप्यूटर लेता था, वहाँ पे उसकी डेटाबेस पड़ी होती थी और वहाँ से जो है वो ट्रांजैक्शंस कैरी आउट करता था और जो भी रिजल्ट होता था उसको फिर से टर्मिनल्स पे भेजते थे। सो दिस वाज अ वेरी लेंथी एंड टाइम टेकिंग टास्क जो कि अब ऑब्सोलीट हो चुका है, लाइक दिस इज़ नॉट इन यूज़ मच नाउ। फिर उसके बाद आ जाता है फाइल सर्वर्स। फाइल सर्वर्स में भी क्या होता था कि फाइल सर्वर जो है वो एक कनेक्शन यानी कि एक लिंक क्रिएट कर देता था यूज़र्स और डेटाबेस के दरम्यान में। ठीक है। और फिर क्या होता था कि जो भी क्लाइंट्स होते थे वो लाइक एक फाइल सर्वर है कि एक मेन जगह है जहाँ पे वो डेटाबेस पड़ा हुआ है और फिर हर क्लाइंट जिसको उसमें से डेटा को फेच करना है वो एक एक कॉपी ले लेता था उस फाइल की। तो इस तरह क्या था कि ये इतना मेमोरी फ्रेंडली नहीं था। ठीक है। उसके अलावा ये अब भी यूज़ होता है। तो अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अब एक क्लाइंट ने फाइल सर्वर में से कोई डेटा जो है वो मॉडिफाई करना है या कोई इन्फॉर्मेशन फैच करनी है तो वो पहले फाइल सर्वर की कॉपी लेगा और फिर उसको अपने कंप्यूटर पे चलाएगा फॉर एग्जांपल, और फिर जब वो रिजल्ट में कोई इन्फॉर्मेशन राइट कर देगा और अगर उसको वापस भेजनी है तो वो सर्वर को दोबारा भेजेगा। तो अब सोचने से ये लगता है कि भाई इसमें नेटवर्क ओवरहेड तो बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या था कि अगर कोई सिस्टम अब फाइल सर्वर यूज़ कर भी नहीं है तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि जो सर्वर है यानी कि जो फाइल सर्वर है जो उनका मेन सेंट्रल पॉइंट है वो और बहुत सारे कोई काम नहीं करता, बस उसका यही काम है कि मैं या तो फ्री रहूँगा या तो मैं फारिग बैठा रहूँगा या फिर चलो किसी क्लाइंट ने मुझसे एक्सेस लेनी है फाइल सर्वर की तो मैं उसको प्रोवाइड कर दूँगा। कि जो आपके पास नेटवर्क ओवरहेड है वो इसलिए कम था क्योंकि जो फाइल सर्वर था उसका सिर्फ मेन काम यही था कि उसने क्या करना था कि कॉपीज़ अपनी प्रोवाइड करनी थी और उसका ऐसा कोई काम नहीं है। ठीक है। फिर इसी तरह क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है कि आपके पास ये क्लाइंट सर्वर मॉडल तो हमने अक्सर पढ़ा हुआ है कि सर्वर एक मेन मशीन है और क्लाइंट्स डिफरेंट हैं, फिर जिसको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो अपने सर्वर से जो है वो फेच कर लेगा। ठीक है। तो ये बेस्ट इंप्लीमेंटेशन है नेटवर्क एंड DBMS इन्वायरमेंट्स की अब तक। इसमें एक मेन सर्वर मशीन होती है और फिर काफ़ी सारे क्लाइंट्स उससे कनेक्टेड होते हैं और उस पर उसके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन कर रहे होते हैं, और फिर किसी यूज़र को जब कोई खास तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है अपने डेटाबेस पे तो वो रिक्वेस्ट करता है और DBMS उसको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट वहाँ पे बेस्ट सूटेड है जहाँ पे ऐसे इंटरप्राइजेज, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बल्क ऑफ डेटा यानी कि बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस किया जाता है और रिक्वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लाइक कम टाइम में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 3 and 4। इसमें अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो या आपकी कन्फ्यूजन या क्यूरी हो कोई, सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन खुदा हाफिज़।